हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू गाइडेंस चैनल। तो यदि मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स बोलूं, करियर, एजुकेशन, स्कूल, तो इन सब को लेकर के हमारे दिमाग में कुछ आइडियाज होते हैं। स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं, वहाँ हमें दोस्त मिलते हैं, पढ़ाई हम इसलिए करते हैं ताकि कुछ बने। करियर मतलब कि बड़े हो जाएंगे तो कुछ बनेंगे और हम ऐसा ऐसा करके और एक लाइवलीहुड यानी कि एक अर्निंग हमें मिलेगी। तो ये हमारे आइडियाज होते हैं। इन आइडियाज को ध्यान में रख करके बच्चे स्टेप्स लेते हैं, अपनी चॉइसेस बनाते हैं कि मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और ऐसे अलग अलग चीजें हम देखते हैं अपने पूरे करियर में। बिल्कुल ऐसा ही जब हम क्लास 11th में आते हैं तो क्लास 11th में आकर के हम एक स्ट्रीम चूज करते हैं, कुछ सब्जेक्ट चूज करते हैं, और उसके बाद में ज्यादातर टाइम्स हम उसी एरिया को आगे परस्यू करते हैं, आगे पढ़ते हैं। आज ऐसे ही हम एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में या एक सब्जेक्ट से निकलने वाले कुछ फील्ड्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिसिन की फील्ड में जो करियर्स हैं उनके बारे में। और यहां पर मैं एक बात और कहूंगा कि जब हम क्लास 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेते हैं तो ज्यादातर बच्चों का एक थॉट प्रोसेस या एक माइंड कंसेप्ट क्या होता है, हमारे यहाँ पे जितना मैंने ऑब्जर्व किया है वो है कि क्लास 11th में पीसीबी लेना है और उसके बाद में नीट की तैयारी करनी है। नीट की तैयारी करेंगे और जो भी हमारे मेडिकल लाइन है डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीवाईएमएस या बीडीएस, इन सभी एरियाज में जाना है। लेकिन सीट्स तो लिमिटेड है, सीट्स लिमिटेड हैं और हमारे कैंडिडेट्स काफी सारे हैं। अब जेई क्लियर हो भी, सॉरी नीट अगर क्लियर हो भी गया तो मेरी जो मनपसंद का कॉलेज है वो नहीं मिला। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो ऐसे में हमारे पास ऐसे कुछ आइडियाज या ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर मेरी मनपसंद की चीज नहीं हुई तो मेरे पास और क्या ऑप्शंस हैं। इसीलिए इस वीडियो का टाइटल है ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस इन मेडिसिन। मतलब मेडिकल की फील्ड में अगर आप डॉक्टर नहीं बन रहे हैं तो आप और कहां कहां जा सकते हैं। कुछ ऐसे एरियाज हैं या कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिन्हें हम देखते हैं, डेली देखते हैं, या फिर अगर हम कभी हॉस्पिटल में जाएं तो हम ऐसे प्रोफेशंस को या ऐसे प्रोफेशनल्स को देखते हैं काम करते हुए। तो वो कैसे बनना है, उसके लिए क्या पढ़ाई करनी है। ऐसे ही कुछ प्रोफेशंस या कुछ एरियाज के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो यहां पर मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। यदि आप स्कूल में हैं तो आपके इंफॉर्मेशन की है। अगर आप स्कूल क्लियर कर चुके हैं और आपके कोई आसपास में बच्चे हैं जो स्कूल में, आप ये वीडियो जरूर भेजें। अगर वो अभी उन्होंने बायोलॉजी ली है या वो बायोलॉजी लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये स्पेसिफिक एक फील्ड से रिलेटेड होगा। अगर आपका बायोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप वीडियो ना भी देखना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई फ्रेंड, कोई नॉन पर्सन, कोई पड़ोसी, ऐसा कोई बच्चा है जो कि मेडिकल की फील्ड में जाना चाह रहा है और उसको कुछ और ऑप्शंस जानने हैं तो आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और अपने किसी ऐसे जानकार को ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कर दें जिससे कि हो सकता है कि उन्हें इस बारे में कोई हेल्प मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव करियर्स इन मेडिसिन की। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फार्मेसी की, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी है और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते और समझते भी हैं। अगर मैं इन जनरल फार्मेसी की बात करूं तो इट इन्वॉल्व्स रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन। तो दवाइयों का बनना, किस तरीके से दवाइयां बनती हैं, मैन्युफैक्चर कैसे होती हैं, उनमें रिसर्च किस तरीके से की जाती है कि जी कौन सी दवाई या कौन से ड्रग का किसी एक ह्यूमन बीइंग पे या फिर एनिमल्स पे या फिर नॉन ह्यूमन जो बीइंग है उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा किसी ड्रग का। इस प्रकार की रिसर्च या इस प्रकार की दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग
या फिर दवाइयाँ बनने के बाद कैसे लोगों तक पहुँचेंगी, ये सारा काम हमारी फार्मेसी की फील्ड में होता है। फार्मेसी फील्ड में अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी पिछले समय में रही हैं। और अगर हम एक एग्जांपल लें कोविड-19 जैसी सिचुएशन का, तो आपको पता है कि उस टाइम पे वैक्सीन्स नहीं थी दुनिया में कहीं पे भी, तो अलग अलग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जैसे कि ICMR, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या प्राइवेट जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज थी, इन्होंने मिलकर के काफ़ी सारी दवाइयों पे रिसर्च किया और फिर आप जानते हैं कि इंडिया में कोविशील्ड, कोवैक्सीन जैसी दवाइयाँ बनी। अब अगर हमें फार्मेसी में काम करना है या फार्मेसी की फील्ड में काम करना है तो हमारी जॉब हमें हॉस्पिटल में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, नर्सिंग होम्स में, यहाँ पे हमें जॉब मिल सकती है। और अगर हमें इस फील्ड में जाना है तो पढ़ें क्या? इसमें डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो कोर्स है ये होता है हमारा 2 साल का, और यहाँ पे एक हमारा कोर्स है बी फार्मा, दैट इज बैचलर इन फार्मेसी, जो कि 4 साल का होता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? अगर हम देखें तो डी फार्मा इज अ 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स, मतलब कि क्लास 12 के बाद में आपको 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करना होगा डी फार्मा में। उसमें क्या होता है इसकी बात करेंगे। और इससे अलग बी फार्मा कैसे है, मतलब बैचलर इन फार्मेसी, जो कि 4 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम है। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि डी फार्मा मतलब 2 साल का डिप्लोमा कोर्स, बी फार्मा मतलब 4 साल की बैचलर डिग्री प्रोग्राम। अब इन दोनों में कुछ तो फर्क होगा, अभी हम इसे देख लेते हैं। डी फार्मा में हम फोकस करते हैं कुछ फाउंडेशनल स्किल्स पे कि भाई अगर हम फार्मेसी की फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसकी फाउंडेशनल स्किल्स क्या होंगी, एंट्री लेवल की जो पोजीशंस होती हैं जैसे कि फार्मेसी टेक्नीशियन और असिस्टेंट, उसके लिए हम एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बी फार्मा की, तो बी फार्मा में हम फोकस करते हैं, हम ज्यादातर जो एक डिटेल में एजुकेशनल लेवल पे तो फोकस करती हैं, पर साथ ही साथ यहाँ पे एक स्टूडेंट जो है उससे वो तैयार होता है कुछ और ज्यादा एरियाज के लिए, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस। तो मतलब अगर हम ये रिसर्च कर रहे हैं कि भाई दवाई का जो ड्रग है वो किस टाइप से काम करता है या किस टाइप के सॉल्ट्स उसमें मिक्सअप होंगे, उसके लिए हमें बी फार्मा यानी बैचलर्स की डिग्री करनी होगी। उसके बाद हम आगे भी जाते हैं ऑब्वियसली, बट एक जो बेस हमारा बनता है वो बी फार्मा में बनता है। अगर दोनों की एडमिशन रिक्वायरमेंट को हम कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट ये है कि हमें 12th ग्रेड में पीसीबी के साथ 50 to 60% स्कोर करना होता है, और इधर बी फार्मा में हमें कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू एडमिशन मिलता है, जैसे कि GPAT या नीट या बिट सेट या फिर अदर कोई जो भी यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसके थ्रू हमारा जो एडमिशन है यहाँ पे होता है। डी फार्मा में भी कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको एंट्रेंस देना पड़े या फिर क्लास 12 के जो हमारे मार्क्स हैं यानी मेरिट बेसिस पे एडमिशन आपको मिल सकता है। अब अगर जॉब की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि डी फार्मा में हमें एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मेसी असिस्टेंट या फिर जो फार्मासिस्ट होते हैं हॉस्पिटल में या रिटेल सेटिंग में, वहां पे हम बन सकते हैं। पर बी फार्मा में हम एज अ फार्मासिस्ट, एज अ रिसर्चर या एक इंडस्ट्री प्रोफेशनल भी बन सकते हैं। अब अगर हम इसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो दिल्ली में और दिल्ली के आसपास में काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि हमें फार्मेसी में एजुकेशन लेने के लिए एक चांस देते हैं, जैसे कि डिप्सर यानी दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। फिर हमारी एक IP यूनिवर्सिटी है जिसे हम गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। जामिया हमदर्द है, DSU है। DSU का नाम यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि पहले जो पॉलिटेक्निक के इंस्टीट्यूट्स होते थे उन सभी को मिला करके दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी बना दिया गया, और इसमें टेक्निकल के साथ साथ कुछ नॉन टेक्निकल डिप्लोमा कोर्सेज भी ला दिए गए, जिनमें से डी फार्मा एक है। तो यहाँ पे एक पूरी लिस्ट है इंस्टीट्यूट्स की, इनके अलावा भी ऑब्वियसली बहुत सारे हैं, बट ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है। अब अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे हमारे पास एक और फील्ड है जिसका नाम है फिजियोथेरेपी। जब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी तो आई होप कि आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कि हमारी बॉडी को कुछ मसाज दे करके या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करके हमें छोटी मोटी जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं उससे बाहर निकालते हैं। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे लिखा है इट इज अ हेल्थ केयर प्रोफेशन वेयर प्रोफेशनल इज सपोज टू असिस्ट पेशेंट्स इन रिस्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड मैक्सिमाइजिंग देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, फंक्शन, मोशन।
तो अगर मान लिया मेरी किसी भी बॉडी के पार्ट में मसल में कुछ इशू है, मसल में पेन है, या ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे फंक्शनिंग जो लिम्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, गर्दन में दर्द है, तो इस टाइप की चीज़ों को हीट, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी या और भी टाइप के जो इनके थेरेपी देने के प्रोसेस हैं फिजियोथेरेपी में, उसके थ्रू एक ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। अगर हम फिजियोथेरेपी की फील्ड में आना चाहते हैं तो भी हमें क्लास 12th में पीसीबी विद इंग्लिश करना होता है, जिसके बाद में हम बीपीटी यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स या फिर बीएससी इन फिजियोथेरेपी का कोर्स कर सकते हैं। अब इसमें एडमिशन के लिए आपको हो सकता है या तो कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने पड़े जैसे कि सीयूईटी, और इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि अपने खुद के एंट्रेंस या फिर क्लास 12th के मेरिट के बेसिस पे भी एडमिशन देते हैं। इसके बाद अगर हम चलें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे, तो दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल हेल्थ एंड हाइजीन है, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर है, डिप्सर है, और भी जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें तो जितने भी हमारे गवर्नमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, यहाँ पे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, बट साथ ही साथ यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। अगर आप देखेंगे अपने आसपास में तो बीपीटी किए हुए काफी सारे डॉक्टर्स हमें मिल जाते हैं जो कि फिजियोथेरेपिकल जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं। अब आगे चलते हैं, ये है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जो कि हमें बीएससी में भी मिलता है और बीटेक में भी मिलता है। आप सभी ये बात ध्यान रखें कि ये बीटेक में भी मिलेगा और बीएससी में मिलेगा। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि बायोटेक वाले जो प्रोफेशनल्स है वो करते क्या है। सो बायोटेक्नोलॉजी इज एन एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड that involves use of biology and technical information and data to develop new products, methods and organisms intended to improve human health and society। मतलब हम बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और टेक्निकल इंफॉर्मेशन इन दोनों का ही इस्तेमाल करके, इन दोनों को ही जोड़ के कुछ ऐसी टूल या कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जिससे कि हम अपनी ह्यूमन हेल्थ को या सोसाइटी को इम्प्रूव कर पाएं। और इनके जो जॉब एरियाज हैं ये भी काफी वेरियस हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है, एग्रीकल्चर है। आप सोच रहे होंगे एग्रीकल्चर में बायोटेक का क्या काम। देखिए, मान लीजिए हम कहीं पे खेती कर रहे हैं, ठीक है, और खेती की जो प्रोडक्शन है हम प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, बट साथ ही साथ सोइल की हेल्थ को भी खराब नहीं करना चाहते। तो हम किस टाइप का कौन सा फर्टिलाइजर यूज करें, कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करें और उसका लेवल कितना रखें, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें तब मिल पाती है जब हम सॉइल की जांच करते हैं और जो फसल हम लगाने वाले हैं उसकी जो बेसिक टेंडेंसी है, बेसिक प्रॉपर्टी है कि वो कितने टाइम में बढ़ती है और इसके साथ साथ उसको बढ़ने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। जब हम इन सारी चीजों को रिसर्च करते हैं तब वहां पे बायोटेक्नोलॉजी का रोल हमें देखने के लिए मिलता है। अगर थोड़ा सा आगे हम और जाएं तो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड या ऐसा एरिया है जहां पे हम बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ये सारी एरियाज का एक मिक्सअप पढ़ते हैं ताकि हमें एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव मिले चीजों को डील करने के लिए। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि बायोटेक ऐसी फील्ड है जो कि बीएससी और बीटेक दोनों में ही अवेलेबल है। और यहाँ पे एक बात और देखने के लिए है, वो ये कि बायोटेक्नोलॉजी में कुछ अदर एरियाज भी होते हैं जैसे कि जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और ऐसे ही कुछ और रिसर्च ओरिएंटेड एरियाज। अब तो अगर हम एडमिशन की बात करें तो जैसे कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है तो इसमें एडमिशन के लिए आपको क्लास 12th में पीसीबी चाहिए ऑब्वियसली। उसके बाद में आपको सीयूईटी या फिर अगर कोई और यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है उसके थ्रू एडमिशन मिलता है। वहीं अगर हम बीटेक की बात करें तो ऑब्वियसली बीटेक के लिए आप जानते हैं कि हमें जेई मेंस देना होता है और जेई मेंस के बाद में अगर हम आईआईटी में बीटेक करना चाह रहे हैं तो जेई एडवांस हमें देना होगा। बात करें अगर जॉब की तो जॉब अपॉर्चुनिटीज इसमें बहुत हाई लेवल की मिलती है कई बारी, ठीक है। उसके लिए हमें थोड़ा सा ऑब्वियसली हमें अप्लाई भी करना पड़ता है, बट जो हमारे स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल के ऐसी एरियाज हैं या ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बायोटेक की रिसर्च में काम करते हैं तो वहां पे हमें जॉब मिलने के ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट है या क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट हैं, क्लिनिकल रिसर्च एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सपर्ट है। तो ये सारे ऐसे जॉब रोल या जॉब एरियाज हैं जो कि हमें बायोटेक में पढ़ने के बाद मिलते हैं। अब हम आते हैं नर्सिंग। ऑब्वियसली वी ऑल नो व्हाट नर्सिंग इज,
नर्सिंग का मतलब जो भी हमारे पेशेंट्स हैं उनको एक तरीके से असिस्टेंट प्रोवाइड करना कि वो अपनी हाइजीन, हेल्थ, दवाइयाँ, इन सभी चीज़ों का तो ध्यान रखें, बट साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर जिस तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं अपने पेशेंट्स को, उनको भी असिस्टेंस प्रोवाइड करना। अगर हम बात करें नर्सिंग के कोर्सेज की तो इसमें इन जनरल हम 3 कोर्सेज देखते हैं, विच आर ANM, GNM एंड BSc नर्सिंग। अगर मैं ANM यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी की बात करूं तो उसमें ये हमारा 2 साल का कोर्स है। पर इसमें अच्छी बात यह है कि चाहे आप ह्यूमैनिटीज के हों, कॉमर्स के हों, चाहे साइंस के हों, आप किसी भी फील्ड के हों, आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी है 10+2 विद एनी स्ट्रीम प्लस इंग्लिश सब्जेक्ट, मतलब आपने साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट किया हो। देन वी कम टू जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। तो GNM का कोर्स है 3 साल का और इसमें 10+2 विद PCB होना चाहिए विद इंग्लिश सब्जेक्ट। अब थोड़ा आगे अगर हम आए तो हम बात कर रहे हैं BSc नर्सिंग की। BSc नर्सिंग के पहले तो ये बात है कि 4 साल का कोर्स होता है, 10+2 PCB के साथ किया होना चाहिए और साथ में आपने इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए। अब इसमें इन जनरल तो नीट UG के बेस पे एडमिशन होता है, बट कई इंस्टीट्यूट या कुछ जगहों पे आप बिना नीट के यानी कि मेरिट बेसिस पे भी एडमिशन आपको मिल सकता है। वो आपको सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पे ये बिना नीट के स्कोर के एडमिशन दे सकते हैं। बाद में एक और फील्ड है न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जहां पे एम्स की वैकेंसीज की बात की हुई थी, जिसमें MSc इन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स मांगा हुआ था। और मैंने ये कहा था कि उस वीडियो में भी कि भैया अगर आपने न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स एज एन ऑप्शन पढ़ा है तो आपके लिए देखिए कितना एक नया एरिया आया है या फिर एक नया अपॉर्चुनिटी आई है जॉब के लिए। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप इन ऑल्टरनेटिव एरियाज पे भी सोचें या एक थॉट प्रोसेस दें कि मैं ये भी पढ़ सकता हूं, तो आपके पास एम्स या अदर हॉस्पिटल्स जो हैं वहां पे भी जॉब के अपॉर्चुनिटीज आते हैं। अब एक बार न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स को हम एज अ फील्ड देख लेते हैं। तो ये एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी फील्ड है मेडिसिन की जहां पे जो स्टूडेंट्स हैं वो इन चीज़ों को पढ़ते हैं, दैट हाउ द फूड अफेक्ट्स आवर हेल्थ एंड वेलबींग। और यहीं पे जो हमारे डाइटिशियन या न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट होते हैं उनका काम ये होता है कि हम पेशेंट्स को या लोगों को ये बता पाएं कि कैसे एक बेटर फूड चॉइस बनाएं और अपनी हेल्थ को बेटर करें। बात ये आती है कि इसकी जो डिमांड है इस प्रोफेशन की बढ़ क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है, पिछले कुछ समय में लाइफस्टाइल तो चेंज हुआ ही हुआ है, बट साथ ही साथ में हमारी जो फूड हैबिट्स हैं वो भी चेंज हुई हैं, राइट। फूड की प्रोसेसिंग, फूड का बनना, ये भी चेंज हुआ है। और जब इन सभी चीज़ों में हमारा चेंज होगा तो ऑब्वियसली फूड के कंजम्पशन के स्टाइल में भी चेंज होगा। तो अब इस कंजम्पशन में और फूड की प्रोसेसिंग में, फूड के बनने में जब इतना सारा चेंजेस आया तो ऑब्वियसली हमारी हेल्थ को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे जो न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स के स्पेशलिस्ट होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो इसके कोर्सेज की अगर बात करें तो यहाँ पे भी 3 कोर्सेज हैं, डिप्लोमा, BSc एंड MSc। डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स जनरली 1 ईयर का होता है और अगर हम BSc न्यूट्रिशन की बात करें तो वो 3 या 4 साल की डिग्री होती है, जो कि हमें CUET में क्वालिफिकेशन के बाद मिलती है। ऐसा हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ बिना CUET के हमारे मेरिट के बेसिस पे एडमिशन दें, बट मेरी सलाह यह है कि आप CUET जरूर दें ताकि आपकी जो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे एडमिशन के लिए आपके चांसेस बढ़ जाएं। और अगर आपको इसमें इसी फील्ड में और आगे भी जाना है तो आप MSc भी कर सकते हैं। तो ये जो MSc वाला पॉइंट है ये मैंने आपको इसलिए स्टार्टिंग में बताया था, और एम्स की जो वैकेंसी आई थी इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस फील्ड में एक बेहतर करियर एक लंबे टाइम पे पढ़ के बनाना चाहते हैं तो आपके पास वहाँ पे भी ऑप्शंस मिलते हैं। और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं या कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इस फील्ड में हमें कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली में है इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स है, देन लेडी इरविन कॉलेज है DU का ही, देन MIT यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स हमें मिल सकते हैं। आगे चलते हैं, ये है MLT, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ये क्या है? देखिए, मेडिकल लैब्स जो होते हैं ना, वहाँ पे बेसिकली होता क्या है, अलग अलग टाइप के जो हमारे टूल्स हैं उनके थ्रू असेसमेंट करना, डायग्नोसिस बनाना कि भाई इसके जो है इस व्यक्ति के शरीर के अंदर ये एक्टिविटीज़ चल रही है। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं?
एक्सरे होती है, एक्सरे की मशीन है, या फिर हमारे बाकी के जो टूल्स हैं उनको यूज़ करने का काम एमएलटी, उनको यूज़ करके असेसमेंट या फिर डायग्नोसिस करने का काम हमारा एमएलटी करते हैं. So now, medical laboratory technician is a healthcare professional who performs diagnostic tests and procedures in a lab to help detect, diagnose and treat diseases. इसकी बात मैंने की थी. इनके जॉब रोल्स क्या हो सकते हैं एमएलटीज के? दे कलेक्ट द ब्लड सैंपल्स, यूरिन सैंपल्स, टिश्यूज एंड अदर सैंपल्स फ्रॉम द पेशेंट्स एंड प्रिपेयर देम फॉर टेस्टिंग. फिर जो रूटीन टेस्ट होते हैं, स्पेशलाइज टेस्ट होते हैं, जैसे कि ब्लड काउंट के टेस्ट हो गए, या फिर और भी बॉडी फ्लूइड्स को टेस्ट करने के टेस्ट हो गए, या माइक्रोस्कोपिक और एनालाइजर्स को यूज़ करने वाली चीज़ है, ये सारे काम इनके जॉब्स के अंडर में आते हैं. और अगर हम इनकी बात करें कि इनका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ होता है, हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो, तो हमारे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, प्राइवेट लैब्स, ये हर जगह में हमें मिल जाएंगे. तो एमएलटी यानी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन इज ऑल्सो वेरी वेरी वन ऑफ द गुड फील्ड और एज अ करियर ऑप्शन. कोर्सेज अगर हम इसमें देखें तो डिप्लोमा तो ऑब्वियसली है ही है, जिसे हम डीएमएलटी बोलते हैं. और ये डीएमएलटी का जो कोर्स है ये हमारा 1 से 2 साल का प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपने पीसीबी और पीसीएम पढ़ा होना चाहिए. देन वी हैव बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन एज वेल. और ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे ये कोर्स हमारा अवेलेबल है. आगे अगर हम जाएं तो वी हैव एक्सरे टेक्नीशियन. अब एक्सरे टेक्नीशियन कौन होता है? एक्सरे टेक्नीशियन मतलब एक रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट होता है जिसका काम है कि हम एक्सरे इक्विपमेंट का यूज़ करके बॉडी की एक इमेजिंग निकालें और बॉडी के क्या इंटरनल प्रोसेसेस चल रहे हैं, क्या वो सही है, कहाँ पे गड़बड़ है, इसको फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई करना, और एक जो एक्यूरेसी होती है डेटा में, ताकि एक सही डायग्नोसिस बन पाए, उस काम को करने का काम एक्सरे टेक्नीशियन करते हैं. एक्सरे टेक्नीशियन अगर बनना है तो इसमें हम डिप्लोमा कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्सेज देखते हैं, जो कि हमें अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में करने के लिए मिल सकते हैं. अब यहाँ पे एक और फील्ड है साइकोलॉजी. क्या साइकोलॉजी बायोलॉजी की फील्ड हो सकती है? और हम साइकोलॉजी पढ़ के मेडिसिन में या इस एरिया में कैसे काम कर सकते हैं, इसके बारे में जानने के लिए मैं एक अलग डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा. क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी सिर्फ एक फील्ड की हेल्प नहीं करती है, ये सिर्फ एक फील्ड में डील नहीं करती है, बट साइकोलॉजी एक बहुत ही वास्ट एरिया है जिसको समझने के लिए हमें अलग से एक सेशन लेना होगा. तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच. तो दोस्तों देखा आपने कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद अपार्ट फ्रॉम नीट हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं जहां पे आप या फिर आपके कोई नॉन पर्सन जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो हैव सम गुड जॉब्स और गुड ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज कि काम करने के और क्या क्या ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं. फिर चाहे वो एक लैब टेक्नीशियन बन के या फिर एक एक्सरे टेक्नीशियन बन के कहीं पे हेल्प करने की जरूरत बात हो, या फिर एक फार्मासिस्ट बन के दवाइयों के बारे में रिसर्च करना और लोगों की जो होने वाली बीमारियां हैं या कोई समस्याएं हैं, डिजीज हैं, उनको ट्रीट करने के लिए ऐसी दवाइयों का मैन्युफैक्चर हो, या फिर नर्सिंग फील्ड में आकर के लोगों की असिस्टेंस दे करके उनकी हेल्प करना. ऐसे बहुत सारे एरियाज और भी हो सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ कुछ ही एरियाज की यहाँ पे बात की है. और आज तो सिर्फ बायोलॉजी की बात हुई है. अगली बार हो सकता है हम किसी और फील्ड के बारे में बात करें, या अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी फील्ड या किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो आप अपने आइडियाज या अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो आप इसे लाइक करें, आपके सजेशंस हो आप कमेंट में बता सकते हैं. और यदि आपके पास में कोई ऐसे बच्चे हैं या ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस फील्ड में या बायोलॉजी की फील्ड में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं और उनका मन नहीं है कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है और भी कुछ करना है, तो आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर सकते हैं. अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट आगे आने वाले जो वीडियोस हैं या टॉपिक्स हैं उन्हें आप जान सकें, समझ सकें. तो यहाँ पे वीडियो खत्म होती है. थैंक यू सो मच.